जैसे जैसे आपका लंबाई लेंथ बढ़ता जाएगा वैसे आपका मेजरिंग डिवाइस बढ़ता जाएगा। अगर बहुत छोटा लेंथ को नापना है, हाँ, कैलिपर, गेज, स्क्रू गेज, है ना, तो इस तरह से आपके रेंज ऑफ वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। तो रेंज ऑफ द मेजरमेंट पर डिपेंड करता है आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। अगर बहुत छोटा है तो वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज टाइप। अगर थोड़ा बड़ा है तो नॉर्मल स्केल रूलर के साथ। अगर और बड़ा है तो आपका टेप, और ज्यादा है तो इस तरह आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बदलते रहते हैं। टेम्परेचर नापने के लिए लेंथ, वेट एंड सो ऑन। तो हर क्वांटिटी को नापने के लिए कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होता है। अब हम इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स पढ़ना चाहेंगे, मतलब इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को नापने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हम पढ़ना चाहेंगे। ठीक है, बेसिकली ये डिवाइड होते हैं दो टाइप के। अभी तो मैं वोल्ट्स एम्मीटर की बात नहीं कर रहा हूं। फर्स्ट डिवीजन ये होता है प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स। क्या होता है प्राइमरी? गैल्वेनोमीटर सुना है? रेलीग करंट बैलेंस, ये भी सुना है? ये नहीं सुना है, कोई बात नहीं। पहले तो मैं समझाऊंगा कि प्राइमरी होता क्या है। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है जो सिर्फ डिफ्लेक्शन को दिखाता है। अगर कोई आप वोल्टेज को मेजर करना चाहें तो वो सिर्फ वोल्टेज के रेस्पेक्ट में सिर्फ डिफ्लेक्शन दिखाता है कि ठीक है वोल्टेज है। अगर आपने कभी फैराडेस लॉ का एक्सपेरिमेंट किया हो तो वहां पर गैल्वेनोमीटर यूज होता है। उस एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, आप दो मैग्नेट्स लेंगे या एक मैग्नेट लेंगे जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। नॉर्थ और साउथ है, इसका ऐसे फील्ड होता है ना, ऐसे फील्ड होगा। इसके अंदर आप क्या करोगे, एक कंडक्टर को मूव करेंगे आप, और उस कंडक्टर के अक्रॉस एक गैल्वेनोमीटर रखेंगे। तो जैसे जैसे आप कंडक्टर को फील्ड के अंदर ले जाएंगे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, जैसे आप बाहर ले आएंगे डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। तो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स will not give you the value of the quantity, but they will tell you whether the quantity exists or not. वैल्यू नहीं दिखा होता है, वो सिर्फ डिफ्लेक्शन होगा। अगर वैल्यू लिखा है तो वो तो मीटर होता है। आप ऐसे गैल्वेनोमीटर अगर देखोगे ना, नॉर्मली गैल्वेनोमीटर ऐसे होता है। नॉर्मली आप अंदर जा रहे हो तो एक तरफ डिफ्लेक्शन दिखेगा, आप जब बाहर वापस लाओगे तो दूसरी तरफ डिफ्लेक्शन दिखेगा। इसी से आप बता पाओगे कि पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ आएगा करके ईएमएफ। जब आप अंदर जा रहे हो तो एक तरफ ईएमएफ होगा, जब आप रिटर्न आ रहे हो तो दूसरी तरफ ईएमएफ होगा। यही बताता है। ये फैराडेस लॉ ही तो है, फैराडेस का एक्सपेरिमेंट है ये। सिमिलरली रेली करंट बैलेंस, आपने ब्रिज सुना होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज 12वीं में पढ़ा होगा। तो ब्रिज में क्या होता है, बीच वाला ब्रांच में आपका करंट 0 होना चाहिए, है ना। तो वहां भी एक गैल्वेनोमीटर होता है। इफ देयर इज 0 करंट देन गैल्वेनोमीटर विल शो 0। इफ देयर इज सम करंट इट विल शो सम डिफ्लेक्शन। डायरेक्शन पर डिपेंड करता है कि ऐसे दिखाएगा या ऐसे दिखाएगा। तो रियली करंट बैलेंस टाइप की चीजें जो है वो बताता है कि 0 करंट है, बैलेंस्ड करंट 0 करंट है या कुछ करंट फ्लो कर रहा है। तो ये इनमें कोई स्केल नहीं होती। दे आर नॉट showing you the value of the quantity, but they are only showing a deflection proportional to the quantity. ज्यादा वोल्टेज ज्यादा डिफ्लेक्शन, कम वोल्टेज कम डिफ्लेक्शन। समझ गए हो?
इनको स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। इनको आप कैलिब्रेशन नहीं करते। कैलिब्रेशन पता है क्या होता है? एडजस्ट करके, सेट करके, अगर कोई एरर हो तो उसको ठीक करना, ये कैलिब्रेशन होता है। कैलिब्रेशन मतलब हम एक आइडियल या एक स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ कंपेयर करके हम जो भी इसमें एरर है उसको निकाल देंगे, ये कैलिब्रेशन होता है। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड मीटर्स हैं, इनको कैलिब्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स आर दोज इंस्ट्रूमेंट्स विच गिव डिफ्लेक्शन proportional to only deflection proportional to the quantity to be measured, ठीक है। whereas secondary ये आपके वोल्ट मीटर, एम मीटर, रेजिस्टेंस मीटर, ओम मीटर, वॉट मीटर, ये सब, इनमें तो स्केल भी होता है और आपको वैल्यू भी मिलती है ना। सो सेकेंडरी मीटर्स आर दोज मीटर्स, those instruments which give the value of any quantity। भाई अगर 10 वोल्ट आप नाप रहे हो तो 10 का नंबर दिखाएगा वो और रुकेगा वहां पर। ये सिर्फ डिफ्लेक्शन बताते हैं, रुकते नहीं है, सिर्फ डिफ्लेक्शन बताते हैं और वैल्यू नहीं बताते। तभी मैं कह रहा हूं इन दोनों में वही डिफरेंस है। सेकेंडरी वाला वैल्यू बताएगा आपको, आप 10 वोल्ट नाप रहे हैं, 10 का नंबर दिखाएगा वहां पर इंडिकेटर, ठीक है। ये इसमें होंगे एमीटर्स, वोल्ट मीटर्स, ओम मीटर्स, वॉट मीटर्स, एनर्जी मीटर्स, etc. These are all possible electrical quantities that you are measuring: voltage, amps, current, ohms, power, watts, power, or energy meter. Is it or not? ठीक है। Now, तो ये डिफरेंस समझ में आ गया आपको। ये सब इनके एग्जाम्पल्स हैं और ये प्राइमरी के एग्जाम्पल्स हैं और दे आर नॉट स्टैंडर्ड, दे नीड कैलिब्रेशन। इसमें वो जो इंडिकेटर है वो कभी खराब हो सकता है, कभी बाय मिस्टेक ऑलरेडी कुछ एरर के साथ दिखा रहा होगा, फिर आप उसको कैलिब्रेट करेंगे। कैलिब्रेशन मतलब जो भी एरर्स हैं वो किसी रेफरेंस के साथ या आइडियल के साथ आप कंपेयर करके चेंज करेंगे, सेट करेंगे। ये नीड कैलिब्रेशन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद यही इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स 3 टाइप के हैं। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स और इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये जो भी मीटर्स है ना सेकेंडरी, ये सब इन तीनों में से किसी भी एक वैरायटी का होगा। किसी भी 3 वैरायटी का, इन तीनों में से किसी एक वैरायटी का होगा। फर्स्ट वन क्या है? इंडिकेटिंग। इंडिकेटिंग मतलब सिंपली जो भी क्वांटिटी आप मेजर कर रहे हो उसका इंडिकेट करेगा। दूसरा रिकॉर्डिंग, इंडिकेशन के साथ डाटा को रिकॉर्ड भी करता है। फॉर एग्जाम्पल रिकॉर्डिंग का कुछ बताइए। हाँ, यूनिट और कैलकुलेटर।
इसका एक एग्जाम्पल है रिकॉर्डिंग वाला, सिस्मोग्राफ पता है आपको क्या होता है? अर्थक्वेक को मेजर करता है, एक रिचर स्केल होता है उस पे सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ 24 आवर्स चलता रहता है, ठीक है, और वो अर्थ के अंदर के जो प्रकंप होते हैं ना, तो उसको मेजर करते रहता है रिचर स्केल पर। देयर इज अ स्केल स्पेशली फॉर डिजाइन फॉर अर्थक्वेक्स, रिचर स्केल, वो एक साइंटिस्ट के नाम से बना है। उसके ऊपर आपका लगातार ग्राफ बनता रहता है। जब भी अर्थक्वेक आएगा तो वो ग्राफ थोड़ा ऊपर उठेगा स्केल पर, 8.9 स्केल रिचर और 9 रिचर स्केल उसके। हाँ, भूकंप मतलब लगातार वो अर्थ के अंदर का जो वाइब्रेशन है उसको नापते रहता है। भूकंप पे वक्त वाइब्रेशन ज्यादा होंगे, हाँ, उसी पे नापा जाता है। पारण, हाँ, क्या होता है, क्या रिएक्टर क्या होता है? मैं कह रहा हूं उस स्केल पे रिकॉर्ड करता रहेगा लगातार रीडिंग, और उसी से आपको पता चलेगा कि भाई इतना रिचर स्केल पे हमारा अर्थक्वेक आया है करके, ठीक है। तो आप, मैं क्या बता रहा हूं, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स में सिस्मोग्राफ कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड कर रहा है। एक एग्जांपल तो आपने बताया एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर में आपका एनर्जी भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो इंटीग्रेटिंग क्या होता है? एक्चुअली बोलो, इंटीग्रेटिंग भी बेसिकली एनर्जी मीटर इज एन इंटीग्रेटिंग डिवाइस। एनर्जी मीटर इज एन इंटीग्रेटिंग डिवाइस बिकॉज एनर्जी आप कैसे कैलकुलेट करते हो? एनर्जी आप कैसे कैलकुलेट करते हो? बाहर जाओ, बाहर। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? इंटीग्रेट करना क्या मतलब है? कंटिन्यूअसली ऐड करना। भाई इससे पहले वाले से ये जोड़ो, फिर नेक्स्ट वाले से ये जोड़ो, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आप इंटीग्रेट कर रहे हो लगातार। और हाँ, ये सब इंटीग्रेटिंग मीटर्स होते हैं जो कंटिन्यूअसली डाटा को सेव करके ऐड करते रहते हैं। जैसे एनर्जी मीटर भी एक इंटीग्रेटिंग मीटर होता है। भाई वो रिकॉर्डिंग करता तो है ही, बट जो मीटर का जो वर्किंग है वो इंटीग्रेटिंग टाइप होता है, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली वो ले लेगा। भाई तो कंटिन्यूअसली वो एनर्जी को मेजर करके फिर ऐड करते रहेगा, क्योंकि एनर्जी देखिए आपका एनर्जी मीटर जो है कंटिन्यूअस ऐड होते रहेगा कि आपने 10 यूनिट आज किया खर्च, फिर कल 5 यूनिट किया तो टोटल 15, फिर परसों 2 किया तो टोटल 17। तो आप देखोगे तो ये इंटीग्रेट कर रहा है आज का, कल का, परसों का, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये होता है एनर्जी के साथ। एंड एनर्जी इज ऑल्सो पावर इंटू टाइम, इंटीग्रल पी इंटू टी टी। तो दैट इज वाई energy meter is example of an integrating type instrument. Seismograph is an example of recording type instrument, and normal ammeter, voltmeter, ohm meter, watt meters, these are examples of indicating. This is example of integrating. समझ गए? Seismograph is the name of the graph drawn by the what do you say, वो इंस्ट्रूमेंट। सिस्मोग्राफ में आपका वाइब्रेशन पता चल जाता है। और रिचर स्केल इज द
scale used to measure that value. सिस्मोग्राफ तो वो ग्राफ होता है भाई रिचर स्केल उस ग्राफ में यूज करने वाला स्केल है. अब एक मिनट, जो आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हो उसमें भी आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो. उसके अलावा कुछ और भी स्केल्स होते हैं. कभी लॉगरिथमिक स्केल का पेपर देखा है आपने? ग्राफ पेपर, लॉगरिथमिक स्केल का ग्राफ पेपर देखा है? वो भी ग्राफ ही है, बट उसमें स्केल जो यूज करते हैं आप वो लॉगरिथमिक स्केल का होता है. मतलब उसमें 0, 1, 2, 3 के बदले में log 0, log 1, log 2, log 3 के रूप में आप स्केलिंग होता है उसमें. तो वो यूनिफॉर्म स्केल नहीं होता, वो नॉन यूनिफॉर्म स्केल होता है. क्या मतलब है भाई? आपका जो नॉर्मल ग्राफ शीट है उसमें तो सारे इक्वली डिवाइड होते हैं, 5 नॉर्मल ग्राफ शीट में इक्वल होते हैं, लेकिन लॉग वाले में इक्वल नहीं होता. log 0 क्या होता है? 1, log 1 0, फिर log 2. तो वैल्यूज देखिए आप, फर्स्ट ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, डिस्टेंस आपका अलग अलग होता जाएगा. तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्केल है. ऐसे ही ग्राफ हम डिफरेंट स्केलिंग यूज करके, भाई हर ग्राफ में आप ऊपर लिखते हो ना एक्स एक्सिस सो मच स्केल, वाई एक्सिस सो मच स्केल करके, ऐसे ही उसका अलग स्केल होता है रिचर स्केल का. ठीक है, तो ये तीनों समझ में आ गए, इंडिकेटिंग और वो किसका. देखो रिकॉर्डिंग इज ए फैसिलिटी. रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में इंडिकेटिंग भी हो सकता है और इंटीग्रेटिंग भी हो सकता है. रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में इंडिकेशन और इंटीग्रेटिंग भी हो सकता है, बट रिकॉर्डिंग टाइप अगर इंस्ट्रूमेंट है तो उसको रिकॉर्ड करना जरूरी है. पीछे वाला, हाँ रिकॉर्डिंग पीछे वाला ऐड नहीं, ऐड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता. फॉर एग्जाम्पल मल्टीमीटर यूज किया आपने, एनर्जी मीटर. वैसे तो हम देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड मेजरमेंट. इंटीग्रेटिंग का मतलब मेजर करते वक्त अगर वो इंटीग्रेट कर रहा है तो उसे इंटीग्रेटिंग टाइप करते हैं, और एनर्जी इज एन इंटीग्रेटिंग क्वांटिटी. तो एनर्जी मीटर इंटीग्रेटिंग टाइप होना चाहिए. एनर्जी मीटर इंटीग्रेटिंग टाइप होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी आप जब तक इंटीग्रेट नहीं करेंगे तब तक नहीं मिलेगा आपको. क्योंकि एनर्जी क्या है, पहले 0 से शुरू होगा, फिर 1 घंटे बाद आपके 2 यूनिट खर्च हुए. ठीक है, और ये कैसे आएगा? 0 इंटू, अगर मान लो आधा घंटा आपके घर में कुछ ऑन नहीं है तो 0 इंटू हाफ एन आवर, आवर्स, प्लस नेक्स्ट हाफ एन आवर अगर आपने 1 वॉट यूज किया, 1 वॉट, तो 1 इंटू हाफ एन आवर, तो 1 घंटे में आपका कितना हुआ? ये 0 हुआ, ये हाफ हुआ, तो हाफ वॉट आपने यूज किया, हाफ वॉट आवर यूज किया. पर आवर नहीं है, ये इंटू आवर है. पर मतलब डिवीजन आता है, यहां पर तो आपने इंटू किया. इंटू क्यों? क्योंकि ये पावर हुआ और ये टाइम. पावर इंटीग्रल पी डी टी करोगे तो ना आएगा एनर्जी. एनर्जी ई इज इंटीग्रल पी इंटू डी टी. याद है कि नहीं? और एनर्जी का यूनिट वॉट आवर या किलोवाट आवर में होता है. तो कैसे आएगा? वॉट इंटू आवर मतलब P इंटू टी, P इंटू टी. मैं वही कर रहा हूं. नेक्स्ट, ये 1 घंटे का हुआ, रात के समय मान लो. अब दिन में आप क्या करोगे? 1 घंटे में आपने 500 वॉट यूज किया, एक एसी चलाया या 2 वॉशिंग मशीन चलाया, एक कूलर चला दी, 500 वॉट इंटू 4 घंटे चलाया आपने, तो ये कितना हुआ? 2000 वॉट हुआ. 0.5 पहले घंटे में, दूसरे घंटे में 2000 वॉट. तो देखिए इंटू आवर्स भी तो लेना है, तो 2000.5 वॉट आवर, इतना हुआ आपका खर्चा. ये आपका एनर्जी है टोटल. कैसे आया? इंटीग्रेट किया आपने, पहले घंटे का दूसरे घंटे का जोड़ के बनाया. तो जोड़ना मतलब इंटीग्रेशन ही होगा, तो इसलिए आप उसको इंटीग्रेटिंग टाइप बोलते हो.
ठीक है, एक मिनट। फिर उसके बाद आपका मूविंग आयरन, हाँ अब मैं रब कर दूंगा। किस तरफ रब करूं, ये कर दूं? अब देखिए थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, रिक्वायरमेंट ऑफ, इन तीनों में हमारा जो इंपॉर्टेंट हम जो पढ़ेंगे वो है इंडिकेटिंग टाइप, और बाद में फिर इंटीग्रेटिंग भी देखेंगे, बट पहले इंडिकेटिंग। रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स में क्या चाहिए आपको? ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स कुछ वैल्यू बताते हैं, है ना, कुछ वैल्यू बताते हैं आपको। कुछ बताने के लिए आपको क्या चाहिए? जो इंडिकेटर आपको दिख रहा है वो मूव करना चाहिए, है कि नहीं? तो आपको एक मूविंग सिस्टम चाहिए। एक मूविंग सिस्टम चाहिए। अगर मूविंग नहीं दिखेगा, मूविंग सिस्टम नहीं होगा तो आपको दिखेगा क्या, है ना? एक मूविंग सिस्टम चाहिए, और मूविंग सिस्टम जो है कुछ मूव कर रहा है, तो उस मूविंग पॉइंट को या मूविंग बॉडी को कहीं ना कहीं रोकना तो पड़ेगा आप लोगों को। अगर आपने रोका ही नहीं उसको तो वो रीडिंग कहां दिखा पाएगा? कंटिन्यूअसली चलता जाएगा वैसे, है ना? तो एक कंट्रोलिंग सिस्टम होना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं? मैं बता रहा हूं रिक्वायरमेंट्स। मीटर सही काम करने के लिए मिनिमम ये रिक्वायरमेंट चाहिए आपको। एक मूविंग सिस्टम चाहिए ताकि मूव करे कुछ, लेकिन वो मूवमेंट इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, कहीं उसको आपको रोक लगाना है, कंट्रोलिंग। और ऐसा भी नहीं है कि आपके कंट्रोल करते ही वो रुक जाए। ऐसा हो सकता है कि आपने कंट्रोल किया उसके बावजूद भी वो ऑसिलेट कर रहा है। उस ऑसिलेशंस को कम करने के लिए एक डैम्पिंग सिस्टम चाहिए आपको। डैम्पिंग मतलब उस ऑसिलेशंस को सप्रेस करना। फॉर एग्जाम्पल, एक पेंडुलम है, ठीक है, एक पेंडुलम है। इस पेंडुलम को आप यहां लाके छोड़ दोगे तो ये कंटिन्यूअसली ऑसिलेट करेगा, है ना? ये ऑसिलेशंस आप कैसे रोक पाएंगे? अगर आपने उसको छुआ ही नहीं तो वो अपने आप रुकेगा? रुकेगा कि नहीं रुकेगा? रुकेगा, बट लेट रुकेगा। अगर इस क्या बोलते हैं इसको, पेंडुलम का बॉब को हेवी बनाया आपने तो क्या होगा? जल्दी रुकेगा। बहुत लाइट बनाया तो बहुत देर लगेगा। अगर मैंने वैक्यूम रखा, इसमें वैक्यूम के अंदर अगर मैंने इसको रखा तो वो रुकेगा ही नहीं। क्यों? एयर फ्रिक्शन नहीं है। तो अगर मैंने खोल के उसको ओपन एयर में रखा तो रुक जाएगा, क्योंकि एयर फ्रिक्शन है। तो वो जो एयर फ्रिक्शन वहां काम करती है उसे कहते हैं डैम्पिंग। ये जो ऑसिलेशन हो रहा है उसको कभी ना कभी वो जीरो करेगा। क्या करेगा जीरो? एयर फ्रिक्शन जो है कहीं ना कहीं एक बार इधर जाएगा तो फ्रिक्शन रोकेगा उसको, फिर एक बार इधर जाएगा तो फ्रिक्शन रोकेगा। वो धीरे धीरे ऐसे होगा। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? क्या लगाते? नहीं लगाते, ये तो अपने आप हो जाता है। मैं वही कह रहा हूं, नेचुरल डैम्पिंग है ये। एयर की वजह से आपने थोड़ी रखा, एयर भी, एयर तो नेचुरली अवेलेबल है, तो वो अपने वेट के हिसाब से नेचुरली वो अपने आप डैम्प हो जाएगा।
ठीक है, इसको नेचुरल डैम्पिंग कहते हैं, ठीक है कि नहीं। आपने जबरदस्ती अगर कुछ अरेंजमेंट किया तो वो और जल्दी रुकेगा, यहां पर आपको जल्दी रुकना है, क्योंकि अगर 10 वोल्ट का आपका मेजरमेंट दिखाना है, मूवर इंडिकेटर जो है मूव कर रहा है, 10 वोल्ट पे रुक गया, उसके बावजूद भी आपका जो इंडिकेटर है वो अगर ऑसिलेट कर रहा है, तो फिर आप तो रुकेंगे भाई, जब ऑसिलेशन खत्म हो जाएगा तब मैं लूंगा। इतनी देर टाइम थोड़ी वेस्ट करेंगे आप लोग, मेजरमेंट तो आप फटाफट लेना चाहते हैं, समझ रहे हो। तो दैट इज व्हाई यू रिक्वायर अ डैम्पिंग सिस्टम विच विल reduce the oscillation and bring it to stability. मूविंग सिस्टम देता है डिफ्लेक्शन टॉर्क, मूविंग सिस्टम से डिफ्लेक्शन टॉर्क प्रोड्यूस होता है, कंट्रोल सिस्टम से कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है, और डैम्पिंग सिस्टम से डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है। मतलब अल्टीमेटली एक इंस्ट्रूमेंट के ऑपरेशन के लिए आपको एक डिफ्लेक्शन टॉर्क चाहिए, कंट्रोलिंग टॉर्क चाहिए, डैम्पिंग टॉर्क चाहिए। डिफ्लेक्शन टॉर्क मतलब भाई कोई चीज मूव करना है तो टॉर्क से ही तो होता है, मैकेनिकल फोर्स, तो आप एक डिफ्लेक्शन क्रिएट करते हो, ठीक है, लेकिन वो डिफ्लेक्शन नॉर्मली इनफाइनाइट होता है। मैं कोई चीज को पुश करता हूं तो कहीं ना कहीं जाके वो रुकेगा, वो कहां रुकेगा ये डिपेंड करता है कि उसका वेट कितना है। नेचुरली वो कहां जाके रुकता है। अगर मैं एक बैलून को मारूंगा तो वो तो हवा में उड़ता ही रहता है, क्योंकि उसका वेट इतना कम है कि वो जब तक उसको कोई पकड़े ना या उसको दीवार वीवार ना लगे तब तक वो चलता ही रहेगा। वही चीज मैं अगर एक बॉल को फेंकता हूं या बॉल को ऐसे करता हूं तो वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा, कहीं ना कहीं नीचे गिर जाएगा, उसके वेट पे डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है। ऐसे ही हम एक इंडिकेटर सिस्टम को, मूविंग सिस्टम के साथ हमेशा हम लोग इस मूविंग सिस्टम के साथ हमेशा ऐसे एक इंडिकेटर लगाते हैं, समझ गए। इसके साथ कंट्रोलिंग सिस्टम इस मूविंग सिस्टम के नीचे रहता है। नॉर्मली एक स्प्रिंग लगाते हैं आप। क्या होता है, ये जब मूव करेगा स्प्रिंग खींचेगा, और जब आप स्प्रिंग को खींचते हो तो उसका रिजल्टेंट फोर्स हमेशा उल्टा होता है, समझ गए ना। तो जितना ये मूव करेगा उतना ये स्प्रिंग उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। और एग्जैक्टली अगर मान लो आपका ये 0 है, ये 5 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, 0 से लेकर 10 तक जब चला जाएगा तब आपका ये रुक जाएगा। क्यों रुकेगा? क्योंकि तब तक ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है TD, दैट विल बिकम इक्वल टू कंट्रोलिंग टॉर्क TC। जब दोनों डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऐसे भेज रहा है उसको, कंट्रोलिंग टॉर्क उसको पीछे खींच रहा है, जब ये दोनों सेम हो जाएंगे तो आपका जो इंडिकेटर है वो रुक जाएगा। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आपका ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? मान लो फॉर एग्जांपल आपने एक सर्किट में एक एमीटर रखा है, ठीक है, तो एमीटर में एक इंडिकेटर होगा, एमीटर में, वो इंडिकेटर इस मूविंग सिस्टम के साथ लगा रहेगा। तो जैसे ही आपने करंट भेजा है इसमें एमीटर में, स्विच ऑन किया, तो मूविंग सिस्टम इस करंट को लेता है और इस करंट के हिसाब से एक टॉर्क प्रोड्यूस करता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है। और वो कांस्टेंट है भाई। आपने 10 एम्पियर करंट दिया तो 10 एम्पियर के बराबर एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो अगर इसको समझाएं टॉर्क को, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक कांस्टेंट टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, और उस टॉर्क के वजह से आपका इंडिकेटर जो है वो चलेगा ऐसे। लेकिन उसी समय वो जब चलेगा उसी समय आपका धीरे से कंट्रोल टॉर्क भी बढ़ेगा। कांस्टेंट नहीं है कंट्रोल टॉर्क तो धीरे से बढ़ता है, क्योंकि जितना ज्यादा स्प्रिंग को खींचेंगे उतना ही वो पीछे खिंचाव होगा।
कम खींचेंगे तो कम खींचा होगा, ज्यादा खींचेंगे तो ज्यादा उल्टा होगा। तो ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा इंडिकेटर का मूवमेंट ज्यादा होगा उतना ही आपका कंट्रोलिंग टॉर्क बढ़ता जाएगा। तो ये टीसी जो है ये कहीं ना कहीं एक जगह जाके इसके बराबर हो जाएगा। यहां पर आपका मीटर एग्जैक्टली 10 एम्पियर दिखता है, वहां तक टीसी विल बी लेस देन टीडी, इसीलिए डिफ्लेक्शन उस तरफ जाएगा। समझ रहे हो? जब जिसका टॉर्क ज्यादा है उस तरफ आपका इंडिकेटर मूव करेगा, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज ग्रेट, यहां तक टीडी इज ग्रेटर देन टीसी, तो दैट इज वाई डिफ्लेक्शन जो है लगातार उस तरफ जाएगा। यहां पर आपका टीसी और टीडी बराबर हो गया तो रुक गया। बट अभी ये चीज बची है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, भाई चलती हुई चीज को आप एकदम से नहीं रोक सकते। आप किसी आपका बाइक, गाड़ी, साइकिल भी आप ब्रेक यहां मारेंगे तो थोड़ा आगे जाके ब्रेक होता है कि नहीं? तो ये जो इंडिकेटर जा रहा है वो सडनली नहीं हो जाएगा, इंडिकेटर थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। जब थोड़ा सा आगे बढ़ गया तो वहां पर आपका टीसी ग्रेटर देन टीडी हुआ, और टीसी क्या करेगा, उसको पीछे खींचेगा तो वो पीछे जाएगा। ठीक है, फिर वहां पर भी वो एग्जैक्टली वहां आपके पॉइंट पर नहीं रुकेगा, थोड़ा सा नीचे जाएगा। तो यहां पर आपका ऑसिलेशंस होंगे, और वो ऑसिलेशन अपने हिसाब से धीरे धीरे बंद हो जाएगा। लेकिन आप उसके लिए वेट नहीं करेंगे कि भाई ओके मैं वेट करूंगा जब ऑसिलेशन बंद हो गया, ओके 10 वोल्ट नोट करो, ये नहीं करते आप। ऐसे करेंगे तो आप वेट करते ही रहेंगे हर बार, है कि नहीं? तो इसके लिए फिर आप एक डैम्पिंग सिस्टम लगाओगे, जो कि डैम्पिंग टॉर्क, मतलब ये जो ऑसिलेशन है उसको सप्रेस कर देगा, बंद कर देगा, ऑसिलेशन जल्दी बंद करेगा। क्या फास्ट हो जाए? हाँ, रुक जाएगा एकदम से। समझ गए? ये होती है इंपॉर्टेंस, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क। समझ गए? नॉर्मली ये जो कंट्रोलिंग टॉर्क है, हाँ जी क्या कह रहे हैं? ये हम एनालॉग मीटर्स पढ़ रहे हैं, तो ये सब नहीं होते, डिजिटल अलग है। ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ये एनालॉग मीटर्स हैं, और खासकर इंडिकेटिंग टाइप है, मतलब जिसमें वो मूविंग सिस्टम वगैरह होता है। डिजिटल मीटर्स का हम पढ़ाई अभी नहीं कर रहे हैं, तो डिजिटल मीटर्स में ये लॉजिक्स नहीं होते, मूविंग सिस्टम, कंट्रोलिंग, ये सब नहीं होते। वहां तो सब डिजिटल में कुछ प्रोग्रामिंग वगैरह होता है, चिप्स होते हैं, आईसी होता है, वो कुछ मेजर करके मल्टीप्लाई करता है, डिवाइड करता है, वो सब कुछ करके करता है। ठीक है, समझ गए? आज के लिए काफी है। थैंक यू।